नमस्कार, मैं डॉक्टर रामरूप मीना, बार काउंसिल प्रत्याशी आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे प्रथम वरीयता का वोट देकर बैलेट नंबर 185 पर अनुग्रहित करें। अब मेरा मेन एजेंडा है बार काउंसिल के प्रति। सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेबल हुई है 1961 एडवोकेट एक्ट के तहत। अब इस एडवोकेट एक्ट के तहत वकीलों का एक एसोसिएशन बना है जो स्टेट में काम करता है और सेंटर में काम करता है। अब इसमें सबसे पहली समस्या वकीलों से वेलफेयर के रूप में पर ईयर के 10 रुपये प्रत्येक वेलफेयर पे बढ़ाया जाता है और आज राजस्थान में 1,41,000 के अभाव वकील हैं। इसमें से 1 लाख वकील रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए अपना एफिडेविट के रूप में वकालतनामा साबित और सब बारों में पेश करते हैं और उससे बार को अर्निंग होती है। अब इस अर्निंग का बार कर क्या रही है? 60 साल से बार ने उस पैसे का क्या किया, उस पैसे का किस मद में फंड में यूज किया और उसका आज तक क्यों न पब्लिक किया गया, और उस पैसे का यूज हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, किस संस्था का कौन लाभ ले रहा है, इस संस्था को रन करने में किस वकील का ज़्यादा भूमिका है और कौन वकील बार बार रिपीट करके इसमें आ रहा है, और उन वकीलों का अच्छे से परिसीमन करें और वकील वोट देते समय यह देखे कि पुराना वकील कब से इस बार काउंसिल में इलेक्शन लड़के आ रहा है और कितने पैसे को किस मद में खर्च कर चुका है और वकीलों के वेलफेयर में क्या किया। कई वकील हैं जो 40 साल से रेगुलर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने प्रैक्टिस का कोई लाभ ही नहीं मिला, आज तक उनको कोई मेडिकल का प्रॉफिट नहीं मिला, आज तक उनको ये पता नहीं है कि हमारी बीमारी का किस प्रकार के बार काउंसिल से बेनिफिट भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उन वकीलों को नए वकीलों का अवसर दिया जाए जो वास्तव में बार के लिए और सीनियर वकीलों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे वकीलों को न चुने जो बार बार इसमें रिपीट होके और बार को ही डाउन टू अर्थ लेके जा रहे हैं, माइनस में बार का फंड कर रहे हैं, जबकि बार काउंसिल में रोज पर डे के हिसाब से कम 1 लाख वकील एक वकालतनामा रोज फाइल करता है, तो 1 लाख वकील एक दिन का 1 लाख वकालतनामा फाइल करता है। एक दिन का वेलफेयर का 130 रुपये एक वकालतनामे के हैं, तो इस हिसाब से यदि पूरे वकील मिलकर करते हैं तो एक दिन में कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास वकालतनामे फाइल होते हैं। 1 करोड़ रुपए के वकालतनामे अगर एक दिन में 1 करोड़ 30 लाख के वकालतनामे का चार्ज आ रहा है बार काउंसिल के पास, तो एक दिन के हिसाब से कम 25 दिन तक रोज रेगुलर कोर्ट चलता है। अब उसमें 25 दिन के हिसाब से लगाओ, एक दिन का 1 करोड़ 30 लाख आ रहा है, एक वकालतनामा 130 रुपये का आ रहा है। अब इस हिसाब से बताओगे तो आप कम से कम एक महीने में कम से कम एक दिन के 1 करोड़ 30 लाख के हिसाब से भी देखते हो तो आप 40 करोड़ के आसपास कम से कम बार काउंसिल को पैसा दे रहे हो। अब ये बात आपके आ गई 1 महीने की। अब इस बात को आप 12 महीने में 2 महीने हटा दो, फिर भी 10 महीने तक देखोगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करो, अरबों में जाता है। अब बार ने वकीलों के लिए क्या किया? कोई वकील 40 साल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, अब उस 40 साल में उस वकील को क्या बेनिफिट मिला? वो पर डे का एक वकालतनामा फाइल कर रहा है, उसको चार्ज दे रहा है, बार को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन कुछ मठाधीश ऐसे बैठे हुए हैं जो वकीलों की संस्था को गुमराह करके वकीलों को अपने चंगुल में फंसा के बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। और ऐसे लोग जो कि टाइम पीरियड जैसे 5 साल का है, एडवोकेट एक्ट 1961 में वकीलों की संस्था को चलाने के लिए कम से कम कोई भी संस्था चले तो 5 साल में नियमित रूप से इसका कार्यकाल हो और नियमित रूप के बाद में चुनाव हो। लेकिन कुछ 9 साल से ऐसे बैठे हुए हैं 2009 के बाद में कि अब तक ये दूसरा इलेक्शन है, बस 18 में हुआ और अब 2026 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कोर्ट में, और फिर भी इसमें खेल इतना गंदा है कि पैसे बढ़ा दिए, 10,000 थे उसके 1.25 लाख कर दिए। क्यों कर दिए? जबकि इतना पैसा खर्च ही नहीं होगा। प्रत्येक कैंडिडेट से, जैसे राजस्थान बार काउंसिल में 234 कैंडिडेट है, अब मेरा 185 नंबर है, ऐसे ही सभी भाइयों ने एक फॉर्म खरीदने के 5,000 रुपये दिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 4 फॉर्म भरने का ऑफर था। किसी व्यक्ति ने 2 भरे, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 1। अमूमन मानते हैं कि एक व्यक्ति ने एक फॉर्म तो भरा ही है। 234 ने 5-5 हज़ार प्रत्येक कैंडिडेट से लिए गए। फिर उस व्यक्ति से डीडी ली गई, वो 1,25,000 की है, और वो भी कैश। कोई करे तो करो, नहीं तो उसका एक डीडी का चार्ज देगा बैंक को। यानी कुल मिला के एक व्यक्ति को नॉमिनेशन में कम से कम 1,30,000 रुपये लिए गए हैं। अब पूरे राजस्थान में 234 कैंडिडेटों का कितना पैसा हुआ? उस पैसे का क्या यूज होगा? किस प्रकार का इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन में किस प्रकार की पारदर्शिता है? वो एक इलेक्शन टीम के ऊपर है।
लेकिन फिर भी मेरा सभी साथी अधिवक्ताओं से जो कि मत का प्रयोग करें, वो उस टाइम पे ये जरूर देखे कि वास्तव में बार के लिए पूरी तरह से समर्पित कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति बार को ऊपर ले जाके वकीलों की संस्था को एक पारदर्शी और स्ट्रॉन्ग बनाए, और कौन व्यक्ति है जो बार बार रिपीट होकर इस बार के पैसे का यूज कर रहा है। वो बार बार काउंसिल में जाता है और इस बार के सदस्य के रूप में उसे फंडिंग अर्निंग करता है और उसका बेनिफिट लेके और बार को नीचे डाउन टू अर्थ कर रहा है। और आज देखा जाए वर्तमान में तो आज तक ऑडिट होती है, अब ये पता नहीं, और ऑडिट होती है तो उसमें किस प्रकार की ऑडिट होती है, कितने पैसों की अर्निंग है, कितने पैसों का नीचे है, कितने पैसों से बार माइनस में है, और किस प्रकार का यूज किया जा रहा है, मेडिकल में कितने लोगों को पैसा दिया, अगर किसी अधिवक्ता के टाइम से पहले अगर मृत्यु हो गई तो उसको किस प्रकार का कंपनसेशन दिया गया, अगर किसी का ड्यू है कोई भी तो उसको 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, वो पैसा भी बार काउंसिल के पास आ रहा है। किसी व्यक्ति को मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो भी बार काउंसिल के पास आ रहा है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन होती है, उसमें भी बार काउंसिल का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कुल मिला के बार की पहले अर्निंग तो बताओ कितनी सोर्सों से अर्निंग हो रही है और वो कितने रुपए हो रही है, और फिर उसका यूज किस प्रकार का हो रहा है, गवर्नमेंट से किस प्रकार की फंडिंग आप ले रहे हो, उस फंडिंग का किस प्रकार, जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट से आपने 10-15 करोड़ रुपए आए, उसका किस प्रकार का यूज किया, किन लोगों को उसका बेनिफिट दिया गया, पब्लिक तो कर दो। वकील सबको न्याय दिलाने के लिए आते हैं, खुद वकील ही न्याय नहीं ले पा रहा, सिस्टम कोई उल्टा कोलैप्स हो, यानी पूरा सिस्टम ही नष्ट होता जा रहा है। और फिर भी वर्तमान में ऐसा देखा जाए कि 25 सदस्य थे, उसमें से कुछ लोग हैं जो ही हटे हैं, बाकी तो 20 लोग तो इसमें फिर से रिपीटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कैप्चर कर रखा है, वकीलों के माइंड को वॉश कर रखा है, और वो कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार सिर्फ हमारे अलावा कोई करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो मलाई खा रहे हैं, और उस मलाई के लिए वो खुद ही अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया वकीलों ने, अब मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और वो वकीलों का वेलफेयर नहीं करते। जैसे हमारे हाईकोर्ट में है, वकीलों की बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ऐसे सीनियर वकील हैं जो 2-2, 3-3 चैम्बरों को रोक के बैठे हुए हैं, और उन चैम्बरों में आज तक कभी कोई बैठा ही नहीं, कहीं के लोग लग रहे हैं। और कई इतने अच्छे वकील हैं जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको आज तक बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी व्यवस्था? क्योंकि बड़े लोग हैं जो एक नहीं 3-3 चैम्बर लेके बैठे हैं, 4-4 चैम्बर लेके, ए ब्लॉक में भी है उनका, बी में भी है, न्यू बिल्डिंग में भी है, और अपने एसोसिएटों को ही उनमें बिठा रखा है। और नए वकील आते हैं, वो बेचारे कहीं वस्ता रखते हैं, कहीं क्या करते हैं, और उनको कोई टाइम पे वो, यानी कि कम से कम प्रॉपर वकील को बैठने के लिए, उसका गाउन रखने के लिए, बैग रखने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए कोई जगह तो हो, कोई जगह ही नहीं है, सिस्टम को ही ऐसा कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि आप 185 नंबर बैलेट पे ध्यान रखें, ये युवा है और आपके लिए साथ देगा, डॉक्टर रामरूप मीना है, और इसको आप जितना भी समर्थन दो आपका सपोर्ट करेगा। और पहले भी मैं अपने राजस्थान हाईकोर्ट में अध्यक्ष के लिए महासचिव के लड़ चुका, और पहले भी मैं इस लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क है जो विधानसभा और लोकसभा उनके भी दोनों के कैंडिडेट रह चुका, चुनाव लड़ चुका। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे कैंडिडेट को लाओ जो कि पैसों से मोह नहीं रखे। अगर पैसों का जो मोह रखेगा वो व्यक्ति किसी के साथ न्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभी मान लो उसकी शुरुआत हुई कि 1.5 लाख रुपए उसने नॉमिनेशन में खर्च कर दिए, अब कैंपेनिंग में खर्च कर दिए, अब वो पार्टी सार्टी दे रहा है, जो भी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन के विपरीत जाके भी कर रहा है, किसी को पता नहीं लेकिन हिडन तरीके से कर रहा है, तो वो तो एनी कंडीशन उन पैसों को कलेक्शन करने का काम करेगा। तो वो बार काउंसिल को कलेक्शन का माध्यम नहीं बनाए, ऐसा व्यक्ति आए जो वाकई वकीलों के वेलफेयर में काम करे, और उस वेलफेयर के लिए इस लेवल तक काम करे वास्तव में जो वकीलों का हित है। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आए, वकीलों को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छे से टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था हो, उनके लिए बैठने के लिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई हॉल हो, कोई भी महिलाएं ऑल ओवर राजस्थान में तो उनके लिए कहीं भी कोई जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो, बच्चे को दूध पिलाना हो तो उनके लिए अलग से प्राइवेट रूम हो, और उनके लिए अलग से कपड़े भी, ड्रेस भी चेंज करनी हो इमीडिएट नेचर के, कई उनके मासिक साइकिल होती है उनके लिए अलग से फैसिलिटी हो। ये हाईकोर्ट प्रशासन को भी करना है, और एडवोकेट की संस्था है, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, उसको भी करना है। और कई वृद्ध वकील है जो अपनी पार्किंग काफ़ी दूर करते हैं, उनको कोर्ट परिसर तक लाने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हो। और नए वकील आ रहे हैं, उनको प्रॉपर सिविल, क्रिमिनल, अन्य चीज़ों के बारे में चलाने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो, और कम से कम महीने में एक दिन डाइस के और बेंच के बीच में एक ऐसा सेमिनार हो जिसमें कि
कम से कम इतना एजिटेशन तो दूर हो जाए वकीलों का और नए वकीलों का। जज और वकील कोई अलग नहीं है, एक ही पहिए के दोनों पहलू है। वो डाइस संभालते हैं, ये बेंच संभालते हैं, तो उनको एक एजिटेशन नहीं हो और एक न्याय की तरफ पहुँचे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि बैलेट नंबर 185 डॉक्टर रामरूप मीणा, ये समझो कि ये आपका अपना भाई है और इसको जितना भी हो फर्स्ट वरीयता का मत देके और विजय बनाए। धन्यवाद।